अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में जिस एरिया को हम डिस्कस करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। देखिए, जब आप कोई नॉन करंट एसेट यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो उसको अपनी बुक्स में कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उसके यूज करने की वजह से एसेट जो है वो वेयर एंड टियर उसकी होती है, टूटता फूटता है, खराब होता है, पुराना होता है। और इसकी वजह से आप कह लें कि उसकी जो वैल्यू है उसमें एक रिडक्शन हो रही होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक नई गाड़ी ली 8 लाख रुपए की, और मैंने उसको चलाया, मैंने उसको इस्तेमाल किया, एक्सीडेंट हुआ, टूटी फूटी, खराब हुई। उसकी टेक्नोलॉजी जो है, जो जब मैंने ली थी तो उस गाड़ी में जो चीज़ें इंस्टॉल थी वो नई टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। उसकी वजह से उसकी वर्थ में, उसकी वैल्यू में कमी हुई है। और ये इसलिए हुई है क्योंकि मैंने उस एसेट को इस्तेमाल किया 4 साल 5 साल, तो हर साल उसकी वैल्यू में एक रिडक्शन आती गई। और ये इसलिए हुई क्योंकि टूट फूट हुई, खराबी हुई, टेक्नोलॉजी पुरानी हुई, मैंने उसको इस्तेमाल किया, मैंने उससे फ़ायदा उठाया। तो नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उसके फ़ायदा हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल में नहीं बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मिलता है। इसके अगेंस्ट अगर कोई एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उससे आपको फ़ायदा सिर्फ उस वक्त मिलता है जिस वक्त वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो। तो हम ये कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने परचेज किया और लेट से 8 लाख का है और वो अगर आपको 8 सालों में बेनिफिट देगा, तो आप हर साल उसको इक्वली एलोकेट कर कर या किसी एक रीजनेबल बेसिस पर उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर कर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट करोगे, और इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन के एरिया को डिस्कस करना हम स्टार्ट करें विद रिस्पेक्ट टू IAS 16। उसमें शुरू में कुछ यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो है ना हमारे पास, वो डेप्रिसिएशन की है। और इन डेफिनेशंस के बाद फिर हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशंस IAS 16 के जो डेफिनेशंस के पैराग्राफ्स हैं उसमें स्टेटेड है। लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन of the depreciable amount of an asset over its useful life। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होती है, यानी कि किसी सिस्टम के हिसाब से, किसी तौर तरीके के हिसाब से हम जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर रहे होंगे। अब ये सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या हो सकती है और कितने तरह के ये सिस्टम्स हो सकते हैं, ये कुछ देर बाद हम डिस्कस करते हैं। लेकिन किसी एक सिस्टम के हिसाब से, ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से किसी साल 25,000, किसी साल 50,000, किसी साल 30,000, बल्कि एक पर्टिकुलर सिस्टम। और वो सिस्टम जो है वो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन इज ए सिस्टमैटिक एलोकेशन, किसी एक सिस्टम के तहत, किसी एक तरीके के तहत क्या करेंगे हम, एलोकेशन है ये। किस चीज़ की एलोकेशन है, डेप्रिशिएबल अमाउंट की। अब ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, एक ये हमें मालूम करना पड़ेगा। ऑफ एन एसेट, एसेट तो गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, जो भी चीज़ है जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम करनी होगी कि IAS के हिसाब से यूजफुल लाइफ जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मैं सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की जिंदगी पर बांट रहा हूँ। अब देखते हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है। तो IAS 16 कहता है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। अब ये रेजिडुअल वैल्यू एक नई चीज यहाँ पर आ गई। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, कोई अगर मुझसे ये पूछेगा डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो, तो मैं बोलूंगा डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट क्या होगी। अमूमन कॉस्ट वो अमाउंट होगा जो मैंने एसेट को परचेज करते वक्त पे किया होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, इस तरह से हमने पढ़ा था। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू क्या है ये समझना अब जरूरी हो गया, क्योंकि कॉस्ट में से
आईएएस कहते हैं कि आप रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करोगे तो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं पहले। रेजिडुअल वैल्यू की भी एक डेफिनेशन दी हुई है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेटेड, अंदाजन, एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड। The residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset. Residual amount of an asset, किसी asset का residual amount is the estimated अंदाजन, estimated amount that an entity would currently obtain, जो entity को currently अभी अभी मिलेगा from disposal of the asset, अगर उस asset को बेचा जाए, after deducting the estimated costs of disposal, इसको अभी इग्नोर करते हैं, after deducting costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. अब यहाँ पर एक तो यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन खतरनाक है, मतलब नहीं पता हमें यूजफुल लाइफ क्या है, ठीक है, तो वो देखते हैं। और वो बोलते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू एक अंदाजन अमाउंट होती है जो एक एंटिटी को यानी कि एक कंपनी को आज मिलेगी अगर वो एसेट को बेचती है। आफ्टर डिडक्टिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसको थोड़ा सा अभी होल्ड कर लो, इग्नोर कर लो। If the asset were already of the age and in the condition expected at the end of the useful life. अच्छा, यूजफुल लाइफ के लिए अभी हम डेफिनेशन तो देखते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यूजफुल लाइफ किसी एसेट की जिंदगी, यानी कि जितना टाइम वो एसेट चलेगा। अब जरा गौर से सुने, लेट से आपने एक गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी आपने आज खरीद ली, यानी कि ये नंबर 0 पर, वो गाड़ी आपने खरीद ली 8 लाख रुपए में, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कि इस गाड़ी की जो जिंदगी है ना वो 20 साल की है। 20 साल ये गाड़ी आप चला सकते हो, 20 साल ये गाड़ी चलेगी आपके पास, 20 साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर ईयर 0 पर मैंने गाड़ी खरीदी है तो इसकी यूजफुल लाइफ ईयर 20 हुई, 20 साल मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है। फॉर टाइमिंग यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन जब तक हमने नहीं पढ़ी है, आप समझ लें कि गाड़ी की जिंदगी, भाई गाड़ी 8 लाख की आज ली है और मुझे पता है कि गाड़ी जो है ना वो मैं 20 साल चलाऊंगा, तो 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ हो गई। इस दिन यानी कि ईयर नंबर 20 पर मैं ये गाड़ी डिस्पोज कर दूंगा, जाहिर है मेरे किसी काम की नहीं होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ही टूट फूट चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, कचरा हो चुकी होगी, कबाड़ा हो चुकी होगी, तो मोस्ट लाइकली मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। अब जब मैं इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करूंगा आज से 20 साल बाद, जब मैं इस एसेट को डिस्पोज करूंगा आज से 20 साल बाद, तो ये बिक कर कुछ पैसे मुझे देगा। अब वो 8 लाख रुपए तो नहीं होंगे। एज्यूम कर लो कि आज से 20 साल बाद जब मैं इस एसेट को बेचूंगा तो ये एसेट जो है ना वो मुझे 1 लाख रुपए देगा। यानी कि भाई मैंने आज ये 8 लाख रुपए का खरीदा है, लेकिन मैं इसको जब 20 साल चलाऊंगा तो ये टूटेगा फूटेगा, इसका एक्सीडेंट होगा, वेयर एंड टेयर होगा, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, XYZ फैक्टर्स की वजह से उसकी वर्थ में, उसकी वैल्यू में एक सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी। जब वो सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी तो वो चीज 8 लाख की नहीं बिकेगी, बाजार में जाकर जब बेची जाएगी तो शायद मुझे में लाख, 1.5 लाख, 50,000 रुपए मिल रहे होंगे उसके अगेंस्ट। तो जब मैं बेचूंगा उसको 20 साल बाद, तो मेरा अंदाजा है कि ये एसेट जो है ना जिस हालात में, जिस कंडीशन में होगा 20 साल बाद, 1 लाख का बिकेगा। जरा दोबारा से पढ़ते हैं, बोलते हैं द रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू रेजिड्यू से बना हुआ है, रेजिडुअल का मतलब होता है बाकी, द रेजिडुअल वैल्यू, बची हुई वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की, हमारे पास गाड़ी, इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। सर एस्टिमेटेड अमाउंट क्यों, एक्चुअल क्यों नहीं? बेटा आज आप ईयर 0 पर हो, अब आज से 20 साल बाद आपकी आज की गाड़ी कितने में बिकेगी, इसका एक्चुअल अमाउंट तो नहीं बता सकते हो ना, एक्चुअली कितने में बिकेगी, अंदाजा बता सकते हो, यानी कि एस्टिमेट बता सकते हो। तो द रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेटेड अंदाजन अमाउंट that an entity would currently obtain, that an entity would currently obtain, that an entity would currently obtain, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset. Residual value
वो अंदाजन अमाउंट होती है जो कंपनी को लगता है कि उसको उसके डिस्पोजल पर, उस एसेट के डिस्पोजल पर मिलेगी, would currently obtain from the disposal of the asset if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. अब देखो ये करंटली के वर्ड ने जो है ना एक नई कंफ्यूजन पैदा कर दी। कंफ्यूजन तो नहीं है, खैर देखो, 8 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी ईयर नंबर 0 पर। अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि ये गाड़ी 20 साल बाद जब मैं चला कर बेचूंगा तो ईयर नंबर 20 पर कितने रुपए की बिकेगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि यार 20 साल बाद इस गाड़ी की एज क्या होगी, 20 ईयर्स होगी ऑब्वियसली। 20 साल बाद इसकी कंडीशन क्या होगी। अब कंडीशन भी मुझे तो नहीं पता कि क्या होगी, लेकिन एक अंदाजा हो सकता है मुझे। कैसे भाई, देखो जिस तरह से मैंने लेट से जो गाड़ी खरीदी उसका नाम है गाड़ी XYZ। अब जो गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, लेट से अगर ये मैंने गाड़ी खरीदी है 2020 में, मेरे किसी दोस्त ने साल 2000 में ऐसी ही गाड़ी खरीदी होगी, उसकी गाड़ी को आज 20 साल हो चुके होंगे। देखो मैंने गाड़ी 2020 में खरीदी है, XYZ नाम की एक और गाड़ी मेरे दोस्त ने 2000 में खरीदी थी, साल 2000 में, उसको आज 20 साल हो चुके होंगे। तो उसके मेरे दोस्त की जो गाड़ी है जो कि इसी मॉडल की है, उसकी आज 20 साल एंड में है, यानी कि उस एज में जिस एज में मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो उसकी कंडीशन भी सामने होगी और उसको मैं मार्केट में जाकर दिखा भी सकता हूँ कि भाई ये कितने में बिक रही है। और मुझे पता चला कि यार मेरे दोस्त की गाड़ी जो कि इसी मॉडल की है, इसी ब्रांड की है और ऐसी ही है, और ऐसी ही चीज जब 20 साल पुरानी हो जाती है और जो जिस तरह की वो कंडीशन में है, मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 साल बाद मेरी गाड़ी भी उसी कंडीशन में होगी। और मैं बाजार में गया और मुझे पता चला जनाब उसकी गाड़ी 1 लाख में बिक रही है। तो ये मेरी रेजिडियल वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर चीजें सिंपल रखे तो आप यूं बोल लो कि यार जब मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर कर बेचूंगा तो अंदाजन वो जिस कंडीशन और हालत में होगी वो जितने रुपए में बिकेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूछेगा नहीं। वैसे देख लेते हैं वापस, द रेजिडेंट वैल्यू, बची हुई वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की यानी कि गाड़ी, इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, अंदाजन। यानी कि ऐसा हो भी सकता है कि 1 लाख आपने सोचा 1.5 लाख की बिक रही हो, 50,000 की बिक रही हो, तो ये आपका अंदाजा होता है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसेट। रेजिडुअल वैल्यू किसी एसेट की वो एस्टिमेटेड या अंदाजन अमाउंट होती है जो एंटिटी को लगता है कि उसको आज मिलेगी अगर वो एसेट को बेच दे। इफ द एसेट वेर ऑलरेडी, अगर वो एसेट ऑलरेडी उस एज और कंडीशन में था एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये आज की टर्म्स के हिसाब से होती है वैल्यू। अच्छा, यूजफुल लाइफ क्या है। यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर व्हिच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। यूजफुल लाइफ वो वक्त होता है जिस वक्त के लिए वो एसेट कंपनी के पास अवेलेबल होगा इस्तेमाल के लिए। मिसाल के तौर पर तुम्हें पता है कि भाई गाड़ी जो है ना उसकी टोटल एज 50 साल है, लेकिन मेरे पास ये शुरू के सिर्फ 20 साल अवेलेबल होगी गाड़ी, जिसके बाद मैं बेच दूंगा। मैं साल 2020 में खरीदूंगा, साल 2040 में बेच दूंगा। हालांकि इस गाड़ी की जिंदगी तो बहुत ज्यादा थी, ये 2020 से लेकर 2070 तक चलने वाली गाड़ी थी, लेकिन मैं 2040 में बेच दूंगा। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, तो मेरे लिए वो पीरियड जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं ये सोचता हूँ। और मैंने एक अमाउंट तय किया हुआ है, मैंने ये तय किया हुआ है कि जी मैं 20 साल चलाकर इस एसेट को बेच दूंगा। तो मेरे लिए अगर इस डेफिनेशन को देखें, द पीरियड ओवर विच एन एंटिटी इज एक्सपेक्टेड, अगेन ये अंदाजा, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि साल 2040 में मैं ये एसेट बेच ही दूं। The period over which an asset is expected to be available for use by an entity, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity। अच्छा, अब ये दूसरा तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर कंपनी को लगता है कि कंपनी ने एक मशीन खरीदी और वो मशीन 5 लाख यूनिट्स बना सकती है। ठीक है जी, तो ये जो 5 लाख यूनिट्स बना सकती है ना, ये 5 लाख यूनिट्स क्या है, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी
ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय एन एंटिटी। ठीक है, यानी कि ये एसेट इस्तेमाल कर कर मैं 5 लाख यूनिट्स बना सकता हूँ। तो हम आगे जाकर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स वाले दो अलग अलग मेथड्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन के मेन पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स और कैलकुलेशंस आएंगी जिससे ये चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम इन पैराग्राफ्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा और मुख्तलिफ मेथड्स जो आपको यूज़ कर सकते हो आप, वो मेथड्स आपको सिखाऊंगा। लिखा हुआ है the depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity। डेप्रिसिएशन का जो मेथड आप सेलेक्ट करोगे, मुख्तलिफ मेथड से मैं अभी डिस्कस करूंगा पैराग्राफ्स को रीड कर बोलता है कि वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करे कि जिस हिसाब से कंपनी को उस एसेट का फायदा हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे लेट से कंपनी ने एक एसेट खरीदा और उस एसेट की जिंदगी 5 साल है, और कंपनी को लगता है कि हर साल कंपनी को इक्वल बेनिफिट मिलेगा, हर साल कंपनी को एक बराबर जो है वो बेनिफिट मिल रहा होगा, हर साल कंपनी को जो उस एसेट से फायदा हो रहा होगा वो एक ही जितना होगा। तो कंपनी सिंपली ये कर सकती है कि लेट से एसेट उसने 5 लाख का खरीदा, कंपनी को ये लगता है कि 5 साल बाद जब कंपनी इस एसेट को बेचेगी तो आज के 50,000 रुपए उसको मिल रहे होंगे। ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से डिप्रिशिएबल अमाउंट आता है, और मुझे क्योंकि लगता है कि हर साल मुझे इक्वल बेनिफिट मिलेगा इस एसेट से, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 लाख में से 50,000 माइनस किया 4.5 लाख, 4.5 लाख को 5 से डिवाइड किया, मैं हर साल 90,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा। यानी कि यह नंबर 0 पर मैंने ये एसेट परचेज किया 5 लाख का, पहले साल की डिप्रिसिएशन 90,000, तो पहले साल के एंड में जो वैल्यू बच गई वो बच गई 4,10,000 रुपये। क्या किया मैंने कॉस्ट में से पहले साल की डिप्रिसिएशन को माइनस किया, फिर एक और साल इसको यूज किया, तो एक और साल मैंने 90,000 रुपये चार्ज करे एज अ डिप्रिसिएशन, और एक और साल यानी कि यह नंबर 2 की जब डिप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दी तो 4,10,000 90,000 से कम होकर अब रह गया 3,20,000 रुपये। ये इफेक्टिवली नेट बुक वैल्यू कहलाती है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर इसी तरह से तीसरे साल मैंने एसेट इस्तेमाल किया, तो मैंने बोला वापस से इसकी 90,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज करो बुक्स में। डिप्रिसिएशन यह नंबर 3 की चार्ज हो गई, और फिर ये पैसे बच गए 2,30,000 रुपये। फिर ईयर नंबर 4 की डिप्रिसिएशन चार्ज करी 90,000, डिप्रिसिएशन फॉर ईयर नंबर 4, तो ये पैसे बच गए कितने, 1,40,000 रुपये। फिर मैंने वापस से इसको ईयर नंबर 5 में 90,000 रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज कर और इसको हम ले आए 50,000 पर, यानी कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू पर। ऐसे चार्जिंग तब होगी जब मुझे लगता हो कि एसेट मुझे हर साल एक बराबर एक ही जितना बेनिफिट देगा, तो मैं हर साल डिप्रिसिएशन की सेम अमाउंट चार्ज करूंगा। लेकिन हर एसेट ऐसा नहीं होता कि जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट दे हर साल। मिसाल के तौर पे लेट से आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर आते हो, तो शुरू के सालों में आपको वो ज़्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उसकी कंडीशन अच्छी होती है, और उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो अच्छे चल रहे होते हैं और आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। जब वो एसेट पुराना हो जाता है, जब वो एसेट 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल पुराना हो जाता है, तो फिर वो बेनिफिट तो देता है लेकिन कंपैरेटिवली कम देता है, हैंग होने लगता है, लैग होने लगता है, उसमें मसले आने लगते हैं। तो फायदा तो आपको हो रहा होता है, लेकिन आप कहते हो कि यार अब नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, इससे फायदा तो आ रहा है, जाहिर है मैं इससे जो है वो यूजेज कर कोई फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन अब वो बहुत तंग करने लगा। तो ये हम मुख्तलिफ मेथड्स जब देखेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसमें देखेंगे कि भाई डिप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन किस तरह से डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, the depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial year end, and if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embedded in the asset, the method shall be changed to reflect the changed pattern. Such a change shall be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with the IAS 8। ये आखिरी लाइन को अभी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि IAS 8 हमने डिस्कस नहीं किया। इन सिंपल उसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट ऐसा नजर आए कि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसका जो मेथड यूज कर रहे हो वो मेथड अब चेंज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मेथड अब जो है वो उस तरह की कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो इनिशियली थी, तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने एसेट यही वाला जो ऊपर एग्जांपल दिया, मैंने एसेट खरीदा 5 साल, मेरी नीयत थी कि मैं उसको चलाऊंगा और हर साल एक बराबर चलाऊंगा, एक बराबर वो मुझे फायदा देगा। तो मैंने पहले साल 90,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, दूसरे साल 90,000 की करी।
तीसरे साल कुछ ऐसा हुआ कि अब मेरी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, यानी कि मुझे यूं लगता है कि अब मैं इस एसेट को बहुत रगड़ रगड़ कर इस्तेमाल करूंगा। मिसाल के तौर पे पहले मैंने सोचा हुआ था कि यार ये गाड़ी है, ये मशीन है, और हर साल जो है ना, हर दिन मैं 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे चलाऊंगा। लेकिन तीसरे साल से मेरे पास प्रोडक्शन के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ गए, तो पहले 2 साल तो डेली 8 घंटे ये मशीन चलती थी, लेकिन अब डेली ये 16 घंटे ये मशीन चलने लगी है। तो क्योंकि ये मशीन 16 घंटे या डबल चलने लगी है, तो जाहिर है इसकी वेरिएंट एयर भी जल्दी होगी, और इसमें टूट फूट भी जल्दी होगी, और ये पुरानी भी जल्दी हो जाएगी, और ये डेप्रिशिएट भी जल्दी हो जाएगी। तो मैं अपने डेप्रिसिएशन के मेथड को ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट चेंज कर सकता हूँ और रीजनेबली एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी भी एग्जांपल अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसमें हम कर लेंगे। फिर लिखते हैं, वेराइटी ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एलोकेट द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। दीज मेथड्स इंक्लूड दी स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ये एक मेथड हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमें पढ़ना होगा। द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है उसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ये दूसरा मेथड हो गया। एंड द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक और मेथड होता है, ये एक और डेप्रिसिएशन का मेथड है जो अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स इन अ कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट चेंज। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल एक ही जितने अमाउंट की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज ना हो। तो क्या सर रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो सकती है? बिल्कुल। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हर साल बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, यानी कि जो ऊपर मेथड यूज किया है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन अभी हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। मजीद, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिजल्ट्स इन अ डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड होगा जिसमें शुरू के सालों में बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी और फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल कम हो रही होगी। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड रिजल्ट्स इन अ चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। जो आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का मेथड है उसमें आप हर साल जितने यूनिट्स बनाते हो उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। Entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embedded in the asset. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits. होता है कि एक इदारा ये देखते हुए कि उसको किस तरह से एक एसेट का बेनिफिट मिल रहा है, इस डेप्रिसिएशन के मेथड को डिसाइड करता है और उसको कंसिस्टेंटली हर साल चलाता है, चेंज करे बगैर, सिवाय जब कंपनी को ये लगे कि अब मेथड चेंज करने की जरूरत है। जिस हिसाब से हमें बेनिफिट्स मिला कर रहे थे उसका जो रेशियो है वो चेंज हो गया है। जिस तरह से पहले मैंने अभी एग्जाम्पल में बोला कि 8 के बजाय अब मैं 16 घंटे मशीन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। A depreciation method that is based on revenue that is generated by an activity that includes the use of an asset is not appropriate. The revenue generated by an activity that includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the economic benefit of the asset. For example, revenue is affected by other inputs and processes, selling activities, and changes in sales volume and prices. The price component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way in which an asset is consumed. वापस से पढ़ते हैं, a depreciation method that is based on revenue, sales revenue के बुनियाद पर सेट किया हुआ कोई depreciation का मेथड हो, that is generated by an activity that includes the use of an asset is not appropriate. यानी कि मैं ये तय कर लूँ जितना सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होगा उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, ये मेथड इतना मुनासिब नहीं है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय एन एक्टिविटी that includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the economic benefits of the asset. क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसकी एग्जाम्पल देता है। ये पैराग्राफ इतना ज्यादा अहम नहीं है और हमने डेप्रिसिएशन को बेसिक गो थ्रू किया है कि भाई मुख्तलिफ टर्म्स क्या होती हैं। हाँ, एक टर्म हमारी रह गई, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Carrying amount is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. अच्छा, impairment losses को अभी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन accumulated depreciation क्या है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसी एग्जाम्पल पर आते हैं। एक होती है डेप्रिसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। मिसाल के तौर पे ये 90,000 ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है, ये 90,000 ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है, ये 90,000 ईयर 3 की डेप्रिसिएशन है, ये 90,000 ईयर नंबर 4 की डेप्रिसिएशन है, ये 90,000 ईयर नंबर 5 की डेप्रिसिएशन है। अच्छा, ये एसेट लिया कितने का था? ये एसेट हमने 5 लाख का लिया था, ठीक है। देखो, एक तरह का काम तो आप ये कर सकते हो कि 5 लाख में से पहले साल का 90 माइनस किया, 410 बचा, फिर 410 में से 90 माइनस किया, 320 बचा, 320 में से 90 माइनस किया, 230 बचा, 230 में से 90 माइनस किया, 140 बचा।
दूसरा काम ये है कि पहले साल के आखिर में आप ये कह सकते हो कि जी एसेट जो है ना वो मैंने खरीदा था 5 लाख का, और पहले साल के आखिर में ये 90,000 का कुल मिलाकर डेप्रिशिएट हो चुका था, यानी कि पहले साल के आखिर में इसकी वैल्यू बच गई है 4,10,000, जो यहाँ से मैच कर रही है। ठीक है, इसी तरह से एसेट मैंने 5 लाख का खरीदा था, अगर वो 2 साल पुराना हो गया है, ऊपर मैं हेडिंग डाल दूं, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5, मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख दूं। सबसे पहले मैं टॉप पर कॉस्ट लिख दिया करूं 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब मैंने एसेट एक और साल चलाया तो टोटल डेप्रिसिएशन पहले और दूसरे साल की कितनी हो गई, 180। मैंने 3 साल चलाया तो टोटल पहले दूसरे तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 270। मैंने टोटल एसेट पहले दूसरे तीसरे चौथे साल चलाया तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 360। मैंने एसेट पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल चलाया तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 4.5 लाख। यानी कि मैं इसको डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स को ऐड करता जाऊं। अब पहले साल के एंड में वैल्यू बच जाएगी 3,20,000, दूसरे साल के एंड में वैल्यू बच जाएगी 2,30,000, तीसरे साल के एंड में वैल्यू बच जाएगी 90 और माइनस होंगे तो 1 लाख, कितना बच जाएगा, 40,000, और फिर कितना बच जाएगा, 50,000। ठीक है, ये कॉस्ट की लाइन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि एडेड हुई हुई डेप्रिसिएशन। यानी कि पहले साल के 90,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन है, 1,80,000 पहले और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है, 2,70,000 पहले दूसरे और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है, 3,60,000 पहले दूसरे तीसरे और चौथे साल की टोटल डेप्रिसिएशन है। और ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है इसको हम लोग कैरिंग अमाउंट कहते हैं। ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है ना इसको हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की टर्म है। अब हम डेप्रिसिएशन की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।